200 साल था 2000। देखो 2000 जमाना आ गया। 1999 में आई हीरो होंडा सीबीजी इंडिया की पहली 150 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल एक इंस्टेंट हिट बन चुकी थी। इसी साल BS1 एमिशन नॉर्म्स की आने वजह से इंडियन मोटरसाइकिल वर्ल्ड में एक शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम 2 स्ट्रोक टू 4 स्ट्रोक इंजन्स। टीवीएस भी इस वक्त सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर में था और इंडिया में इन सुजुकी AX100, सुजुकी सैमुराई, शोगन, सुप्रा और मैक्स 100 जैसी मोटरसाइकिल को सेल कर रहा था। पर साल 2000 में टीवीएस सुजुकी भी पहली 150 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल लॉन्च करते हैं, जिसे डेवलप करने में मेजर R&D टीवीएस मोटर्स का ही था। नाम था सुजुकी फिएरो। लॉन्च के वक्त ये सीबीजी की एक अकेली राइवल थी, पर 2000 में आ गई पल्सर और उसके बाद की कहानी आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगी। इसी साल टीवीएस और सुजुकी का जॉइंट वेंचर भी खत्म हो गया और फिएरो के इस खूबसूरत से टैंक पर सुजुकी की जगह टीवीएस ने ले ली। दोस्तों, फिएरो का 147 सीसी का एयर कूल्ड इंजन अराउंड 12 bhp का पीक पावर और 10.5 न्यूटन का पीक टॉर्क बनाता था। अब इस सीबीजी के 12.8 bhp से वैसे तो कम था, बट फिएरो का कर्व वेट लगभग 115 किलो का था, जो सीबीजी के 138 किलो से पूरे 23 किलो कम था। इसीलिए ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी अंडर पावर्ड फील नहीं होती थी, बल्कि 80 to 100 kph की स्पीड बड़ी आसानी से अचीव कर लेती थी। इसका एग्जॉस्ट नोट भी आइकॉनिक था, जिसे आप आज भी सुनोगे तो इस सेगमेंट की किसी भी मॉडर्न डे मोटरसाइकिल से बढ़िया लगेगा। हालांकि कुछ कमियां भी थीं। जहां सीबीजी पर फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड था, वहीं फिएरो पर इनिशियली सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ही आते थे। काफ़ी बाद में इसका एक ऑप्शनल वेरिएंट भी आया, जिस पर फ्रंट डिस्क और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते थे, बट वो वेरिएंट रेयरली ही देखने को मिलता है, तो ब्रेकिंग डेफिनेटली उतनी बढ़िया नहीं थी। जहां सीबीजी पर शुरू से ही एक 5 स्पीड गियरबॉक्स आता था, वहीं फिएरो पर एक 4 स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता था, तो हाई स्पीड क्रूजिंग भी उतनी एफर्टलेस इस पर नहीं थी। रियर टायर भी कंपैरेटिवली पतला 90/90 सेक्शन का था, तो हाई स्पीड पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता था। इसी के साथ फिएरो पर आती थी कन्वेंशनल ट्यूबुलर स्विंग आर्म, जो जनरली बेसिक कम्यूटर्स पर ही यूज़ की जाती थी। वहीं सीबीजी पर आती थी बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म, जो परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स पर यूज़ की जाती थी फॉर बेटर हैंडलिंग एंड प्रिसाइज कंट्रोल। फिएरो पर एक सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता था और सीबीजी की तरह टैकोमीटर भी इस पर नहीं मिलता था। बट फिएरो की स्टाइलिंग यूनिक थी। ये काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइन कैरी करती थी। फ्रंट काउल पर विंडशील्ड इंटीग्रेटेड थी और ट्रेपेजॉइडल रैप अराउंड हेडलैम्प्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स भी आते थे। टैंक श्राउड्स भी टैंक के साथ नीटली लगे थे, जिन पर DFI लॉजिक की ब्रांडिंग आती थी, जो इसके डिजिटल इग्निशन मैपिंग को रिफ्लेक्ट करती थी। टैंक से लेकर टेल लैम्प तक एक सिंगल पीस साइड फेंडर मिलता था फिएरो की ब्रांडिंग के साथ। टेल लैम्प्स में भी टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड थे। ओवरऑल डिजाइन काफी क्लीन और एरोडायनेमिक लगती थी और टैग लाइन थी Suzuki Fiero, fire your imagination. आज ये मोटरसाइकिल नॉर्थ इंडिया में तो काफी कम दिखती है, बट साउथ इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी फिएरो को संजो कर रखा हुआ है। खैर, मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया थी, बट कंपटीशन खासतौर से 2001 में पल्सर्स के आने के बाद ये फेड आउट हो गई। बट टीवीएस ने इसे रिवाइव करने की 2 बार कोशिश की। पहली बार 2003 में, जब इसे फिएरो F2 के नाम से लॉन्च किया गया। फिएरो F2 पर टीवीएस ने फिएरो की कमियों को दूर करने की कोशिश तो ज़रूर की। स्टैंडर्ड फ्रंट डिस्क दे दिया, ट्यूबुलर स्विंग आर्म हटाकर बॉक्स टाइप स्विंग आर्म लगा दी, ट्रिपल पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल दे दिया अलॉन्ग विद अ टैकोमीटर, बट इसकी जो आइकॉनिक डिज़ाइन थी वो भी अब जा चुकी थी। इस नए डिज़ाइन में टैंक श्राउड जैसे एलिमेंट्स तो ज़रूर थे, बट ये उतनी क्लीन और सिमेट्रिकल नहीं लगती थी। एक चीज़ बढ़िया थी, इसके एग्जॉस्ट पाइप की डिज़ाइन को टीवीएस ने ज़रूर इंप्रूव किया था, जो फर्स्ट जन फिएरो पर बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल आता था और ये साउंड भी काफ़ी बढ़िया करता था। इंजन, ट्रांसमिशन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं था, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ये मोटरसाइकिल कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला। करीब 1 साल बाद मार्च 2004 में हुई दूसरी कोशिश फिएरो FX के लॉन्च के साथ। ये फिएरो F2 का स्ट्रिप डाउन वर्जन था। हेडलैम्प काउल हटाकर एक राउंड हेडलैम्प इस पर दे दी गई थी विद सम क्रोम ट्रीटमेंट, जो आपको इसके रियर व्यू मिरर्स और इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर मिलता था। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी ट्रिपल पॉड की जगह ट्विन पॉड हो चुका था, जो काफ़ी स्पोर्टी लगता था। मेरी नज़र में फिएरो FX फिएरो F2 से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती थी।
इसके साइड फेंडर्स पर फिएरो के साथ नेशनल एमएक्स चैंपियन की ब्रांडिंग भी होती थी, क्योंकि इस मोटरसाइकिल पर टीवीएस ने 4 बार नेशनल मोटोक्रॉस चैंपियनशिप जीत रखी थी। इसके अलावा टीवीएस की टीम ने इसे 12 घंटे में मुंबई से बेंगलोर तक राइड किया था। साथ ही इसके पास 24 घंटे के अंदर 4 सबसे ऊंचे मोटेबल पासेस को क्रॉस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। इन सब अचीवमेंट्स को टीवीएस ने इसके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में भी यूज़ किया, बट जनता को फिएरो एफएक्स की कुछ खास रास नहीं आई। 2004 में ही टीवीएस विक्टर जीएलएक्स को भी लॉन्च करता है, जो देखने में फिएरो F2 से मिलती जुलती लगती थी, हालांकि टैंक श्राउड उस पर नहीं आते थे। खैर, विक्टर्स की बात किसी और वीडियो में करूंगा, फिलहाल फिएरो पर वापस आता हूं। तो एक तरफ टीवीएस फिएरो के आइटरेशंस ला रहा था जो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट फेल हो रहे थे, वहीं बैकग्राउंड में टीवीएस फिएरो के इस इंजन को फाइन ट्यून करने में लगा था फॉर अ कंप्लीटली न्यू मोटरसाइकिल। टीवीएस भी शायद अब तक समझ चुका था कि पल्सर की पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है और बजाज ऑटो जिस स्पीड से उसे अपडेट्स दे रहा है, उसे काउंटर करने के लिए कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करना पड़ेगा, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। दिसंबर 2005 में टीवीएस ने पहली अपाचे इंडियन मार्केट में लॉन्च करी, और इसमें वो सब कुछ था जो उस वक्त की पल्सर 150 को कड़ी टक्कर दे सकता था। डिज़ाइन पल्सर्स की तरह मस्कुलर तो नहीं थी, बट एक काफ़ी शार्प, पोलराइजिंग और मॉडर्न लगती थी। फिट फिनिश और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी। पल्सर्स की तरह ट्विन पायलट लैम्प्स, अलॉय व्हील्स और गैस चार्ज रियर सस्पेंशन भी टीवीएस ने इस पर दिए थे, और 240 मिलीमीटर का फ्रंट डिस्क और इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी इस पर स्टैंडर्ड आता था। इंजन वैसे तो भाई 147 सीसी का था जो फिएरो पर आता था, बट टीवीएस ने इसे काफ़ी रिवर्क किया था। अब ये 12 की जगह 13.5 bhp का पीक पावर बनाता था। पीक टॉर्क भी बढ़कर 12.3 न्यूटन मीटर्स का हो चुका था। ये फिगर्स पल्सर से तो कम थे, पर उस टाइम के लिए काफ़ी इंप्रेसिव थे, और अपाचे 150 पल्सर 150 से लगभग 11 किलो हल्की भी थी। एंड टीवीएस क्लेम्ड दैट अपाचे हैड द बेस्ट पावर टू वेट रेशियो अमंग्स द कॉम्पिटिटर्स। एंड फाइनली दिस वाज मेड इट वो 5-स्पीड गियर बॉक्स, और इसे आप किसी भी गियर पर स्टार्ट भी कर सकते थे। इस पर आई सर्च की ब्रांडिंग भी आती थी। ये टेक्नोलॉजी से शानदार इनिशियल पिकअप, बढ़िया एक्सेलरेशन देती थी। हैंडलिंग को इम्प्रूव करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड स्टिफ चेसी यूज़ की गई थी फॉर प्रिसाइज कंट्रोल एट हाई स्पीड्स एंड इजी मनोवरेबिलिटी इन ट्रैफिक। ये ट्रिपल बॉड कंसोल भी काफ़ी स्पोर्टी लगता था और मोटरसाइकिल की ओवरऑल डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करता था। दोस्तों, आज इस कैटेगरी की ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स पर 17 इंच व्हील्स आते हैं, बट शुरुआती पल्सर्स इवन सीबीजी पर भी 18 इंच व्हील्स आया करते थे, लेकिन अपाचे अलग थी। इसको थोड़ा स्पोर्टी स्टांस देने के लिए टीवीएस ने फ्रंट व्हील 17 इंचर और रियर व्हील 18 इंचर दिया था। मेरे हिसाब से थोड़ा ऑकवर्ड था, बट जो भी हो, अपाचे बिकेम एन इंस्टेंट हिट, और अब टीवीएस रुकने वाला नहीं था। लोहा गर्म था, बस हथौड़ा मारने की देर थी, और लगभग 1.5 साल बाद जुलाई 2007 में टीवीएस उस मोटरसाइकिल को लॉन्च करता है जो आज तक एक लेजेंड है, अपाचे RTR 160। अपाचे 150 के कंपैरिजन में RTR 160 पर ढेर सारे अपडेट्स दिए गए थे, क्योंकि इस वक्त तक पल्सर 150 भी काफ़ी अपडेट हो चुकी थी, और बजाज ने LED टेल लैम्प्स और एनालॉग डिजिटल कंसोल जैसे फीचर्स भी इसे दे दिए थे। बट अपाचे का 160 सीसी का इंजन बनाता था 15.2 bhp का पीक पावर, जो पल्सर के 14 bhp से ज़्यादा था, और ये 0 to 60 kph की स्पीड भी सिर्फ 4.8 सेकेंड्स में अचीव कर लेती थी। कर्व वेट अभी भी वही 136 किलोज का था, विच मीन्स इनसेन पावर टू वेट रेशियो फॉर द टाइम। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अब पल्सर्स की तरह एनालॉग डिजी आ चुका था, जो काफ़ी स्पोर्टी लगता था। लुक्स वाइज मोटा मोटी प्रीवियस जन अपाचे जैसी ही दिखती थी। कुछ माइनर चेंजेस थे, जैसे क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लैम्प्स, स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स, रेसिंग स्ट्राइप्स, इंजन पर टाइटेनियम ग्रे कलर और एक इंजन काउल। बट अर्गोनॉमिकली मोटरसाइकिल पर जमीन आसमान का अंतर था। राइडिंग पोजीशन को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बनाने के लिए एडजस्टेबल क्लिप ऑन हैंडल बार्स और रियर सेट फुटपैक्स दिए गए थे। साथ ही टो शिफ्टर गियर लीवर भी आ चुका था, और ये फीचर्स उस वक्त सिर्फ पल्सर 180 पर ही मिला करते थे। RTR 160 सच में उस वक्त के लिए काफ़ी शार्प हैंडलर हुआ करती थी। टीवीएस मोटर्स अपने शुरुआती दिनों से ही मोटोक्रॉस और ट्रैक रेसेस में इन्वॉल्व रहा था, और उन्होंने अपना वो सारा एक्सपीरियंस इस नई अपाचे में यूज़ किया, और इसीलिए टीवीएस रेसिंग और रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स जैसी ब्रांडिंग इस मोटरसाइकिल पर टीवीएस ने पहली बार यूज़ करी थी। फुटपैक्स के साथ क्लच और ब्रेक लीवर्स एल्यूमिनियम फिनिश में आते थे, जो इसे एक प्रीमियम फील देते थे। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए 270 मिलीमीटर के फ्रंट पेडल डिस्क इस पर दिए गए थे, जिनकी बाइट काफ़ी बढ़िया थी, एंड परफॉर्मिंग स्टॉपेज ऑन दिस मोटरसाइकिल वाज रियली इजी। दिसंबर 2008 में टीवीएस इसे एक और अपग्रेड देता है, जहां इस पर टैंक श्राउड्स ऐड किए जाते हैं, और 2000 रुपये महंगा एक ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है विद ट्विन डिस्क सेटअप। रियर व्हील पर भी 200 मिलीमीटर का एक पेडल डिस्क अब ऐड कर दिया गया था। इन अपडेट्स की वजह से ये मोटरसाइकिल यूथ की फेवरेट बन गई।
इसी साल टीवीएस ने अपाचे 160 का एक फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट भी लॉन्च किया जो और भी ज़्यादा 15.8 bhp प्रोड्यूस करता था और 0 to 60 kph सिर्फ 3.8 सेकंड्स में अचीव कर लेता था। बट आज की तरह फ्यूल इंजेक्शन उस वक्त मोटरसाइकिल्स में कॉमन नहीं था, बल्कि काफ़ी रेयर था। इसे मेंटेन करना महंगा था और सिर्फ ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में इसकी सर्विस हो पाती थी। अपाचे के FI वेरिएंट में फ्यूलिंग इश्यूज भी थे और इन सब वजहों से 2010 के आसपास इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कुछ सिमिलर सा केस 2007 में लॉन्च हुई पल्सर 220 DTS FI का भी था, जिसे बजाज ने 2009 के आसपास वापस कार्बोरेटर पे शिफ्ट कर दिया था। खैर, तब से लेकर आज तक देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर TVS। आज अपाचे के लाइनअप में RR 310 और RTX 300 जैसी शानदार मोटरसाइकिल्स भी जुड़ चुकी हैं। बट याद रखना, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं इस फियरो में छुपी हुई है, जिसका नाम आज के यंगस्टर शायद जानते भी नहीं होंगे। इसी RTR 160 ने इंडिया में मोटरसाइकिल्स की एक बिल्कुल नई 160cc कैटेगरी को भी जन्म दिया और आज पल्सर NS 160, N160 और हीरो एक्सट्रीम 160R जैसी मोटरसाइकिल्स भी इस सेगमेंट्स में हमें दिखती हैं। तो यार, ये थी कहानी फियरो से अपाचे बनने की और कैसे टीवीएस ने एक फेल्ड मोटरसाइकिल ब्रांड को एक सक्सेसफुल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया, इसकी भी। अगर आप में से किसी के पास फियरो या अपाचे रही है तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट्स में साझा ज़रूर करिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए आप मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आकाश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।